Hello students, this is the lecture 3 for respiration system. पिछले लेक्चर्स में हमने रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में, उसके टाइप्स और उसके बाद रेस्पिरेशन के स्टेजेस क्या होते हैं, प्लांट्स में किस तरह की रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, एनिमल्स में किस तरह की रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलती है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में समझने वाले हैं। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम जो कि ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, तो उसके बारे में आज हम समझेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम जो होती है वो किस लिए यूज होती है, किस तरह की होती है, उसके ऑर्गन्स क्या है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उन सब के बारे में आज ये लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जिस तरह से आपको यहाँ पे फिगर में जिस तरह से ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम दिख रही है, उस तरह के पूरी सिस्टम में कितने उसके ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के टाइप्स क्या, उसके नेम्स क्या है और उसका फंक्शन क्या है, वो हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज द नोस्ट्रिल, जो हमें आउटसाइड मतलब कि बाहर से जो नोज का ये जो पार्ट दिख रहा है उसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। और नोस्ट्रिल के थ्रू एयर जो कि एटमॉस्फेरिक एयर होती है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो एयर हमारे नोज में एंटर होती है। तो नोज में एयर जो एंटर होती है वो जिस ऑर्गन से होती है उसको बोला जाता है नोस्ट्रिल्स। ओके, देन आफ्टर द नसल पैसेज, नसल पैसेज मतलब कि नॉस्ट्रिल अंदर आई हुई एयर को, नॉस्ट्रिल जो अंदर एयर आई हुई है उनको आगे गाइड करेगा, मतलब कि किस वे में उनको भेजना है। तो वो जो गाइडेड पार्ट होता है, मतलब कि नोस्ट्रिल के पीछे आया हुआ पार्ट, मतलब कि नोस्ट्रिल के पीछे जो पार्ट होता है जिसमें से एयर पास होती है, उनको बताया जाता है नसल पैसेज, जो कि आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है नसल पैसेज। वो नसल पैसेज के अंदर ये म्यूकस एंड हेयर प्रेजेंट होते हैं। ये म्यूकस एंड हेयर क्या काम करते हैं, तो हम कुछ भी एटमॉस्फेरिक एयर को अगर इनहेल कर रहे हैं तो उसमें सम अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, कुछ माइक्रोब्स हो सकते हैं, तो उनको ये हेयर पार्टिकल्स है वो उनको फिल्टर कर देते हैं और हमारे बॉडी के अंदर जाने से उनको रोकते हैं। ठीक है, और जो म्यूकस क्या करता है, तो ये जो म्यूकस होता है वो म्यूकस उनको ये जो पूरा पाथ है, ये इनका जो पाथ पूरा होता है, मतलब कि ये रेस्पिरेशन सिस्टम का जो पूरा पाथ होता है वो पाथ को मॉइस्ट रखने का काम करता है, मॉइस्चराइज रखने का काम करता है, मतलब कि ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर मॉइस्ट रखेगा ताकि ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस है वो इजीली इन एंड आउट हो सके। ओके, तो नसल पैसेज के बाद जो मेन पार्ट आता है वो होता है फेरिंक्स। अब फेरिंक्स जो पार्ट है वो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, और तब हमने समझा था कि जो फेरिंक्स पार्ट है ये फूड पाइप को विंड पाइप से अलग करने का काम करता है, मतलब कि फूड पाइप एंड विंड पाइप जो कि एक दूसरे के बहुत ही नजदीक आई हुई होती है और दोनों कनेक्टेड होती है। जबकि हम अपना नोस्ट्रिल अगर हम क्लोज कर दे तो भी हम अपने माउथ से रेस्पिरेशन कुछ टेम्पररीली टाइम के लिए हम कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि जब ये हम रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू द माउथ, तब ये जो फेरिंक्स है वो अपना पाथ ओपन कर देता है और ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस है वो डायरेक्टली अपने विंड पाइप में एंटर हो सकती है। लेकिन जब हम अपना फूड इंटेक कर रहे होते हैं तब ये फेरिंक्स वो पाथ को क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से जो अपना फूड है ओनली फूड पाइप में ही जाएगा, और हम अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो ओनली विंड पाइप में ही जाएगा। उस तरह का काम ये फेरिंक्स करता है। तो फेरिंक्स दोनों पाइप को, मतलब कि फूड पाइप को एंड विंड पाइप को अलग रखने का काम करता है, इंपॉर्टेंट ये पार्ट है। उसके बाद आता है लेरिंक्स। लेरिंक्स जो पार्ट है वो जो कि वॉइस बॉक्स है वो फेरिंक्स के बाद में, मतलब कि इसके बाद में, मतलब कि पीछे की साइड आया हुआ पार्ट होता है, और ये गाइड करता है, गाइड मतलब कि ये जो रेस्पिरेटरी गैसेस है वो नसल पैसेज के थ्रू, फेरिंक्स के थ्रू लेरिंक्स में जाएंगे, मतलब लेरिंक्स के थ्रू आगे विंड पाइप में एंटर होंगे। तो एक छोटा सा पार्ट है जो कि कनेक्टिंग पार्ट है फेरिंक्स एंड विंड पाइप। अब विंड पाइप जिसको ट्रेचिया बोला जाता है वो
पाइप अपने यहाँ के ये जो थ्रोट रीजन है वो थ्रोट में प्रेजेंट होती है और वो ऑलवेज ओपन कंडीशन में रहे उसके लिए ये जो विंड पाइप है वो कार्टिलेज की बनी हुई सी रिंग की बनी हुई होती है। सी टाइप की रिंग अपने यहाँ पे थ्रोट में प्रेजेंट होती है उसकी, और वो जो रिंग बनी हुई होती है वो कार्टिलेज की बनी हुई होती है। अब कार्टिलेज का मतलब क्या है, तो मैंने आपने समझा था चैप्टर नंबर 6 9th में बोन्स होते हैं उसके साथ कुछ कार्टिलेज अपने ऑर्गन होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि अपने ईयर्स जिस तरह के इलास्टिक है उसमें बोन्स नहीं है फिर भी वो स्ट्रेट रह सकते हैं। जैसे कि हम उसको कुछ भी प्रेशराइज करेंगे तो अपना शेप चेंज कर देगा, बट जैसे ही हम उसको रिलीज करेंगे वापस से अपने शेप में आ जाएगा। तो वो जो मटेरियल बना हुआ होता है उसको कार्टिलेज बोला जाता है। अब कार्टिलेज के जो बने हुए पार्टिकल्स हैं उनको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो अपनी ट्रेचिया है मतलब कि विंड पाइप जो है वो कार्टिलेज की बनी हुई है, और कार्टिलेज की बनी हुई होने की वजह से उसका जो पाथ होता है वो कंटिन्यूअसली ओपन रहता है, मतलब कि उसकी जो पाइप होती है वो कंटिन्यूअसली ओपन रहती है, वो कोलैप्स नहीं हो जाती। हम चाहे थोड़ा सा अगर प्रेशर देंगे तब तक वो प्रेशराइज होके कोलैप्स मतलब कि दब नहीं जाएगी, वो ओपन की ओपन रहेगी। लेकिन बहुत ही हाई प्रेशर जब भी आता है तब ये ट्रेचिया जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है वो प्रेशराइज होके फिर दब जाता है, तब इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है, इसलिए जब रस्सी से यहाँ पे प्रेशर लगता है या फिर किसी के हाथ का यहाँ पे सपोज की प्रेशर लगता है तब वो कार्टिलेज दब जाता है और जो इनहेलिंग और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है वो बंद हो जाती है, इसलिए इंसान मर जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। तो ये ट्रेचिया आपको विंड पाइप में याद रखना है कि वो एक कार्टिलेज की बनी हुई सी टाइप की एक रिंग की वजह से ऑलवेज ओपन कंडीशन में रहता है, वो कभी क्लोज नहीं हो सकता, कोलैप्स नहीं हो सकता। उसके बाद आती है ट्रेचिया जब आगे बढ़ती है, जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है, ट्रेचिया जब भी आगे बढ़ती है तो वो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वो जो दो पार्ट में डिवाइड होती है उनको बोला जाता है ब्रोंची, और ब्रोंचेस, एवरी ब्रोंचेस goes to further divide in many types of branches is called bronchillus। तो लंग्स जो इस तरह के आपको फिगर में दिख रहे हैं, दो लंग्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ब्रोंचेस आगे जाके डिवाइड हुई वो आगे जाके उसकी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। ये जो ब्रांच होती है जो कि आपको फिगर में दिख रही है उसको बताया जाता है ब्रोंचिलस, और ब्रोंचिलस आगे जाके और सब पार्ट में मतलब बलून जैसे पार्ट में, छोटे छोटे बलून जैसे पार्ट में डिवाइड होते हैं, उनको बोला जाता है आल्वेली। आल्वेली जो कि एक अगर हम समझना चाहे तो ग्रेप्स का गुच्छा जिस तरह का होता है उस तरह के आल्वेलीज अपने लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बलून जैसे स्ट्रक्चर। आपने ग्रेप्स का गुच्छा देखा होगा, उस तरह के आल्वेलीज अपने लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। जब गैसेस इनहेल हम करते हैं तब ये जो आल्वेलीज है वो ऐसे ब्रॉड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तब वो प्रेशर की वजह से कोलैप्स हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे सिकुड़ जाते हैं। तो मतलब सिकुड़ जाते हैं, वापस से गैस आता है तो फूल जाते हैं, वापस से सिकुड़ जाते हैं। तो इस तरह की प्रोसेस ये आल्वेलीज में होती है, और इतनी सारी आल्वेलीज हमारे लंग्स में होती है कि उनका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, मतलब कि गैसेस का जो एक्सचेंज एरिया होता है वो अराउंड 80 मीटर स्क्वायर जितना एरिया बनता है। अगर हम उसको एक सरफेस पे कवर करें तो वो कुछ 80 मीटर स्क्वायर जितना एरिया वो कवर कर पाएगा। इस तरह की उनकी पोजीशन होती है, इतनी सारी आल्वेलीज हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद आते हैं रिब्स। अब ये जो सारे पार्ट्स मैंने आपको बताया है कि लंग्स है या फिर आल्वेलीज है, ये सारे बहुत ही डेलिकेट पार्ट है। डेलिकेट मतलब कि बहुत ही थिन वॉल्ड होती है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जितने भी हो वो बहुत ही थिन वॉल्ड होने चाहिए तो ही वो गैसेस का एक्सचेंज इजीली कर पाएंगे। अब ये जैसे कि हार्ट है या लंग्स है या फिर ये जो आल्वेलीज है बहुत ही थिन वॉल्ड होती है, और थिन वॉल्ड होने की वजह से वो बहुत ही डेलिकेट होती है। डेलिकेट मतलब थोड़ा सा भी अगर उसके ऊपर प्रेशर आया वो प्रेशर की वजह से हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए। तो ऐसा ना हो इसके लिए इसको कवर करने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए एक बोन्स की बनी हुई 12 पैक्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती है इसके आगे, और उसके अंदर सेफली हार्ट एंड लंग्स
सिक्योर पोजीशन में रखे गए होते हैं, मतलब कि आगे रिब्स से और उसके पीछे लंग्स एंड हार्ट सिक्योर पोजीशन में रखे गए होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आता है तो भी उसकी इफेक्ट हार्ट या लंग्स पे नहीं होती है। तो वो रिब्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आते हैं लंग्स। ये टाइप का लंग्स जो होता है तो वो पूरे alveolus को ब्रोंचिस को कवर करने का काम करते हैं। लंग्स को कवर करने के लिए प्लूरा करके एक मैटर इसके सराउंडिंग प्रेजेंट होता है। यहाँ पे उसकी जो वॉल होती है इस तरह की, उसके बीच में एक प्लूरा करके एक मैटर प्रेजेंट होता है जो कि लंग को कवर करता है। ठीक है, इसके बाद लंग्स के बाद आता है डायफ्राम एक बहुत ही समझने जैसा एक ऑर्गन है। डायफ्राम जो होता है वो एक सी टाइप रीजन है। आप एक सपोज करो कि सी टाइप एक पार्ट है जो कि हमारे चेस्ट के बहुत ही बेस में आया हुआ है। जैसे कि हम अपनी बॉडी के पार्ट को डिवाइड करें तो सपोज कि इस तरह का किसी का बॉडी का स्ट्रक्चर है, सपोज कि ये उसकी वेस्ट है, तो यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो हमारा स्टमक वाला पार्ट होता है, और ये जो पार्ट होता है वो हमारा चेस्ट वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो चेस्ट का जो बेस पार्ट होता है वहां पे एक सी टाइप की रिंग प्रेजेंट होती है। सी टाइप की रिंग मतलब कि सी यहां से यहां तक की, जो कि हमारे पूरे स्टमक को कवर करती है, उस तरह की सी जैसी एक रिंग यहां से यहां तक की एक स्टमक की रिंग प्रेजेंट होती है जो कि चेस्ट के बेस में आई हुई होती है। जब ये उसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो ऐसे परपेंडिकुलर, आपको जिस तरह से दिख रहा है यहाँ से परपेंडिकुलर होती है। और जब हम इनहेल करते हैं, मतलब कि कोई भी गैसेस को अगर हम इनहेल करते हैं तो आप अभी भी महसूस कर सकते हो। आप जब गैसेस को इनहेल करोगे तो क्या होगा, ये जो चेस्ट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा आउटसाइड निकलेगा, मतलब कि वो पार्ट एक्सपांड होगा। और वो एक्सपांड किस वजह से होता है कि जैसे ये जो सी टाइप है वो जब आगे जाता है, वो जब आगे मूविंग फॉरवर्ड होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो चेस्ट वाला पार्ट है उसमें प्रेशर रिलीज होता है, मतलब कि यहाँ पे जगह बनती है, गैसेस को अंदर ले सके उस तरह की जगह बनती है। और ये जो रिब्स है वो थोड़े से आगे मूविंग फॉरवर्ड होते हैं, तो मतलब ये जो alveolus है वो alveolus में जगह बनती है, उसमें गैसेस इनसाइड आते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये सी टाइप रीजन वापस से अपनी रेस्ट पोजीशन पे आता है तो वो रेस्ट पोजीशन की वजह से ये जो चेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर की वजह से और डायफ्राम के प्रेशर की वजह से alveolus के ऊपर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर की वजह से सारे गैसेस बाहर मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो डायफ्राम ये काम करता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स पूरी सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद हमें समझना है कि इसकी जो मैकेनिज्म किस तरह की होती है। तो मैकेनिज्म को अगर देखें तो उसमें 3 पार्ट है। एक होता है इनहेलेशन, मतलब कि गैसेस को इनहेल करना, अंदर डालना। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज होता है, और उसके बाद थर्ड है एग्जॉशन। तो मतलब इनहेलेशन जब होता है, आउटसाइड एटमॉस्फेयर से गैसेस जब इनहेल किए जाते हैं, अंदर डाले जाते हैं, तब नोस्ट्रिल के थ्रू, नसल पैसेज के थ्रू वो जाता है फेरेंक्स, लेरिक्स एंड विंड पाइप के थ्रू वो ब्रोंचिस तक पहुंचता है। वहां पे वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अपनी alveolus को वो फिल कर देता है। जितनी भी alveolus प्रेजेंट होती है वो सबको वो फिल कर देता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब कि आउटसाइड एटमॉस्फेयर से जो गैसेस आए हैं जो कि अभी alveolus में फिल हुए हैं, तो alveolus के थ्रू वो उसके सराउंडिंग ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, मतलब कि ब्लड उसमें से पास होता रहता है। तो वो ऑक्सीजन वो ब्लड को सप्लाई होता है, और वो जो ऑक्सीजन उनको सप्लाई होता है उसके बाद वो जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो उनको alveolus को देना होता है, और उनमें जो ऑक्सीजन होता है वो अपने अंदर ले लेना होता है। इन शॉर्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्सचेंज प्रोसेस हुई, एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले।
ठीक है, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड दिया, मतलब अल्वेोलिस में अभी आ गया है ऑक्सीजन। अब जबकि ये जो डायग्राम है वो डायग्राम अपनी पोजीशन पे आता है, रिब्स कोलैप्स होते हैं, तो उसकी वजह से इसके ऊपर अल्वेोलिस के ऊपर प्रेशर आता है, लंग्स के ऊपर प्रेशर आता है, और वो प्रेशर की वजह से गैसेस वहां से एग्जॉस्ट होते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो कि रेस्पिरेशन में हर एक एनिमल्स में आपको देखने को मिलती है। तो ये पूरी ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम है। ये ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेक्चर में हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के ऑर्गन्स के और उसके मैकेनिज्म के बारे में समझा है, उसको अच्छे से समझ ले। आज के लिए इतना ही।